कोई बच्चा सीएसएस की तैयारी शुरू करता है तो उसे किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो किस तरह की उलझनों का शिकार होता है? सबसे ज़रूरी बात है वो गाइडेंस है बच्चे के, क्योंकि सीएसएस में आपके दो सब्जेक्ट है, इंग्लिश एसए और प्रेसी का। ऑलमोस्ट 92% तक बच्चे इन दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं। क्या एवरेज स्टूडेंट जो है वो सीएसएस कर सकता है? सीएसएस है वो बेसिकली वो स्टूडेंट कर सकता है जो एवरेज स्टूडेंट है। मैं एवरेज उसको कहता हूँ जिसके सेकंड डे वो, मैं एवरेज वो बच्चे कहता हूँ जिसके 60% मार्क्स हो। सीएसएस का जो एग्जामिनर है वो आपको 4 जो है वो मेजर्स करता है, वो चीज़ है। सबसे पहले आपका नॉलेज, सेकेंड आ जाता है उसमें ग्रामर में आपका सेंटेंस, ग्रामर में आपका एक्टिव, पैसिव, पंक्चुएशन। अच्छा, थर्ड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसमें आ जाती है आपकी वोकेबलरी। और जो फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाउ टू डेवलप कनेक्टिविटी बिटवीन द आइडियाज़। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शोएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, बात चाहे पीएमएस एग्ज़ाम की हो या फिर सीएसएस की, तलबा हमेशा कंफ्यूजन का शिकार दिखाई देते हैं। वो अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, मेरी तो इंग्लिश ही इतनी अच्छी नहीं कि मैं सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकूँ, या फिर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, क्या मेरा IQ इतना अच्छा है कि मैं सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकूँ। आइए इन तमाम तर सवालों के जवाब जानते हैं जाहिद अशरफ साहब से, जो पिछले 12 सालों से सीएसएस तलबा को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जाहिद अशरफ साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर, आप पिछले 12 सालों से सीएसएस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तलबा को पढ़ा रहे हैं, और इसी तरह आपकी 5 किताबें भी हैं, मार्केट में आ चुकी हैं। सर, आप क्या समझते हैं जब कोई बच्चा सीएसएस की तैयारी शुरू करता है तो उसे किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, वो किस तरह की उलझनों का शिकार होता है? देखिए, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो गाइडेंस है बच्चे के। जिस बच्चे ने स्टार्ट करना उसको पता नहीं मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, तो यूजुअली उसके लिए जिस हॉस्टल में वो बच्चा रह रहा होता है वहाँ पे जो इर्द गिर्द बच्चे हैं वो उसके लिए गाइडेंस होती है। और वो वाले बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि उनका सीएसएस होता है या नहीं है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है गाइडलाइन। तो गाइडलाइन में अगर बच्चा सीएसएस के सिलेबस को फॉलो करे, गाइडलाइन में सबसे पहले उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो इंग्लिश अपने ठीक करे, क्योंकि सीएसएस में आपके 2 सब्जेक्ट है, इंग्लिश एसए और प्रेसी का। और ये वो 2 सब्जेक्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट 92% तक बच्चे इन दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो मोर देन हमारे 90% इन 2 सब्जेक्ट्स में। तो हमारे पाकिस्तान में कुछ सिस्टम ऐसा एजुकेशन का है कि जिसमें बच्चा पीछे से रॉट लर्निंग और आगे अचानक आगे क्रिएटिव राइटिंग, तो वो इसके ऊपर एडजस्ट नहीं होता। तो स्टार्ट के अंदर बच्चे को चाहिए सबसे पहले इंग्लिश ठीक करे, 3 to 4 मंथ्स। बच्चे की इंग्लिश अच्छी है नहीं है, वो पहले बेसिक्स अपने गो थ्रू करे। बेसिक्स में ये होता है कि वो बच्चे के जो भी इश्यूज़ हैं टेंसेस के, पैसिव के, वो चीज़ें ठीक हो जाती है। सेकेंड, गाइडलाइन उसके आपने बात की है, तो गाइडलाइन के अंदर जो सीएसएस का सिलेबस है वो सबसे बेहतरीन गाइडलाइन है। फिर तीसरी जो चीज़ है वो आपके पास पेपर। तो अगर आपने इंग्लिश ठीक कर ली, नंबर 2 सिलेबस अच्छे तरीके से कर लिया, और तीसरा सीएसएस के 5-6 सालों के पास पेपर, ये समझे आपके पास ट्रैक है। कोई भी बच्चा है वो बिल्कुल उसको आइडिया नहीं है स्टार्ट करना, ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करें तो आप इंशाल्लाह वो सीएसएस में अच्छे नतीजे जाएंगे। बिल्कुल सही। सर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेके बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान होते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट रखें, कौन सा ना रखें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल नए सिरे से कोई सब्जेक्ट रख लेते हैं जो उन्होंने 16 साल तालीम में नहीं पढ़ा होता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? चूँकि सीएसएस इज़ द नेम ऑफ द कंपैरेटिव एग्ज़ाम, तो इसमें हमने वो सब्जेक्ट्स रखने हैं जो स्कोरिंग हो आपके। अब जो बच्चा होता है जो यूजुअली स्टार्ट करते हैं, चूँकि मैं तो पिछले 10-12 सालों से देख रहा हूँ कि बच्चा जब आता है मेरे पास उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। वो एक जगह पे जाता है, उसके कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं, वो दूसरी जगह पे जाता है, वो वहाँ पे जो ऑफ़र कर रहे थे वो सब्जेक्ट वो उसको खुद नहीं पता चलता। तो सीएसएस की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, लास्ट 3-4-5 ईयर्स का डाटा निकालते हैं जो बच्चे टॉप पोजीशन होल्डर हैं। मसलन एक बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन ली, उसके देखते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है, फिर सेकंड बच्चे ने ली वो क्या होता है, थर्ड ने क्या ली। चूँकि बच्चे होते हैं उनको आइडिया नहीं होता, किसी ने फ़िलासफ़ी रख ली है, किसी ने लिटरेचर रख लिया है, किसी ने पर्शियन रख ली है, किसी ने IR रख लिया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह अगर आजकल की बात करें तो IR में बच्चों की इतनी ज़्यादा मार पड़ चुकी है कि IR बच्चे को नहीं रखना चाहिए। उसकी जगह जो अच्छा ऑप्शन है वो आपके पास पॉलिटिकल साइंस है। चूँकि 200 का है तो 200 में हमें एक या पॉलिटिकल साइंस या IR या ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, तो ये 2 थोड़े से टेक्निकल है। तो मैं बच्चों से ये रिकमेंड करूँगा कि आप बेटा पॉलिटिकल साइंस, चूँकि IR में ये भी जो रिज़ल्ट हमारा लास्ट टाइम आया उसमें बहुत बच्चों के कम मार्क्स थे, और जब बहुत ज़्यादा बच्चे ऑप्ट करते हैं तो उससे क्या आता है वो मार्क्स
बच्चों को नहीं देते। इसके साथ पॉलिटिकल साइंस के आप जेंडर स्टडीज़ अच्छा सब्जेक्ट है, कोई इतना 10 to 15 क्वेश्चन है, यू कैन ईजिली प्रिपेयर इट। फिर थर्ड के ऊपर आप इंटरनेशनल लॉ, ज़्यादातर बच्चे मैंने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ रखते हैं, मुस्लिम लॉ, इनमें हाँ पहले था 2010 तक इसमें मार्क्स आते थे, अब मार्क्स नहीं आते। तो पहला आपको पॉलिटिकल साइंस, फिर आपके जेंडर स्टडीज़, फिर आपका इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्वाइट सिंपल सब्जेक्ट है, कोई लॉ का बैकग्राउंड उसके लिए होना ज़रूरी नहीं है। फिर इसके बाद आपकी इस्लामिक हिस्ट्री। अब मैंने देखा है बच्चे यूएस हिस्ट्री रख रहे हैं, इस साल भी फेल हुए, लास्ट साल भी फेल हुए और उससे लास्ट पे। लेकिन कहा जाता है कि यूएस हिस्ट्री बहुत शॉर्ट है। देखें यूएस हिस्ट्री आपने रख ली, ठीक है, आप पेपर में बैठे हैं, आपने 10 क्वेश्चन तैयार किए, उसमें से कोई भी नहीं आया तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही। उसकी अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में लोगों की ये थोड़ी सी राय है कि यार ये लेंथी, हालांकि लेंथी नहीं है। इस्लामिक हिस्ट्री 100 मार्क्स से 10 to 15 अगर आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेते हैं, उसकी बुक भी है मेरी इस्लामिक हिस्ट्री बाय जाहिद अशरफ, अगर आप 15 क्वेश्चंस प्रिपेयर भी कर लेते हैं तो आपके लिए वो ऐसा नहीं है कि 800 साल पीरियड है या 600 साल पीरियड है तो 600 क्वेश्चन बनेंगे। तो इस्लामिक हिस्ट्री चूँकि वो इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं करवाते तो इस्लामिक हिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ इंडो पाक है, इंडो पाक में मार्क्स नहीं आते चूँकि पाक अफेयर की तरह है, उसमें 40-45। ब्रिटिश हिस्ट्री है वो हमारी हिस्ट्री नहीं है, उसमें भी इतने मार्क्स देते यूएस हिस्ट्री। तो जो आपके पास जो बेटर ऑप्शन है वो आपके पास इस्लामिक हिस्ट्री है। और उसके बाद जो आप 1 या 2 सब्जेक्ट से जो ऑप्शन बच गया है उसमें आप क्रिमिनोलॉजी और गवर्नेंस एंड पॉलिसी। अब कुछ बच्चे पब्लिक एड रख लेते हैं या सोशियोलॉजी के खुद भी टीचर कहते हैं कि यार 40-45 मार्क्स का है। बिल्कुल। तो इसमें एक आपसे टिप शेयर करना चाह रहा हूँ, जरूर सर। किसी 4 सब्जेक्ट में 80 मार्क्स ले लें या सब में 60 ले लें तो आपकी वो पोजीशन आएगी जो आपके जहन में। अच्छा। किसी 4 सब्जेक्ट में 80 ले लें, फॉर एग्जांपल मैं अगर सीएसएस की तैयारी करनी है तो मैंने फोकस करना है कि यार इस्लामिक हिस्ट्री आई शुड गेट 80 मार्क्स। अच्छा मैंने जेंडर स्टडी मैंने 80 लेने, इसमें किसी 4 में 80 ले लें या सब में 60 ले लें तो आपकी वो पोजीशन होगी जो आपके जहन में होगी। ज़्यादातर बच्चों में पुलिस ग्रुप होता है, ज़्यादा के वो होता है डीएमजी ग्रुप होता है, सही फॉरेन सर्विस, तो आपके इतने मार्क्स से ये आ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, एक बड़ा जो है ये क्वेश्चन होता है सबके जहन में जी, आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए तब आप सीएसएस कर सकते हैं, एवरेज स्टूडेंट का जो है वो काम नहीं है सीएसएस करना। आप क्या कहते हैं कि एवरेज स्टूडेंट जो है वो सीएसएस कर सकता है? एक बात पे आपसे क्लियर कर दूं कि जो सीएसएस है वो बेसिकली इज़ द वो स्टूडेंट कर सकता है जो एवरेज स्टूडेंट है। एवरेज स्टूडेंट। इसके लिए मैंने अपना एक्सपीरियंस अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, मेरे पास वो भी बच्चे हैं जिन्होंने 100, 200, 500 एंड 1000 बुक्स पढ़ी हैं, लेकिन बेचारे वो ऐसे और प्रेसी में नहीं पास हुए। क्यों? एग्जामिनर ने पूछा आपसे 3 घंटे में, उस बेचारे ने पूरी बुक पढ़ी है, वो एक 3 घंटे में पूरी बुक की एक्सप्लेन करता रहा और उसने कोई कंक्लूजन, कोई उसकी एंडिंग नहीं की, वो बेचारा नहीं हुआ। अच्छा एक बिल्कुल निकम्मा बच्चा है, उस बेचारे को कुछ नहीं आती, वो भी नहीं। तो एक एवरेज, मैं एवरेज किसको कहता हूँ? जो मेहनती हो। मैं एवरेज उसको कहता हूँ जिसके सेकंड डे हो। मैं एवरेज वो बच्चे कहता हूँ जिसके 60% मार्क्स हो। मैं वो एवरेज स्टूडेंट कहता हूँ जो लगा रहता है। तो मैंने देखे इसमें अगर पासिंग रेशियो की बात की जाए तो इसमें ज़्यादातर बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होते हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि वो बिल्कुल नहीं होते, वो भी होते हैं, लेकिन जो हमारे ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो मेहनती, जो हार्ड वर्किंग होते हैं और जो आपके 50-60% मार्क्स, अक्सर बच्चों को आता है कि यार 45 है तो वो बेसिकली आर्मी के अंदर वो आपके मार्क्स मेजर होते हैं, यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे आपके रिटर्न में 720 है तो उन्होंने आपके रिटर्न के 720 देखने हैं, उन्होंने ये नहीं देखना कि अच्छा आपके मैट्रिक में कितने थे, इंटरमीडिएट में। तो यहाँ पे मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स के मार्क्स नहीं देखे जाते हैं। हाँ जो रिटर्न में आपने स्कोर किया होता है 750 है वो आपको उन्होंने देखना, प्लस 300 आपके इंटरव्यू का, तो इससे आपका वो बनता है एग्रीगेट। बिल्कुल सही। अगर हम पर्टिकुलरली अब इंग्लिश की बात करें तो अगर हम ग्रेजुएशन तक की बात करें या मास्टर्स तक की बात करें तो लोग बड़ी आसानी से इंग्लिश को पास करके निकल जाते हैं, लेकिन अगर हम सीएसएस की बात करें तो 98% जो हैं वो फेल हो जाते हैं। सर ये क्या मामला है? देखिए अब मैं पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा हूँ और सीएसएस को पढ़ा रहा हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में या सारी यूनिवर्सिटी में जो एचईसी की है वहाँ पे 3 कोर्स ऑफर होते हैं, उसको कहते हैं इंग्लिश 1, 2 और 3। हर किसी ने उसके कुछ डिफरेंट नेम रखे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश 1 की इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस, सेकंड को करता है बिजनेस कम्युनिकेशन और एडवांस कम्युनिकेशन स्किल। अब यहाँ पे जो एचईसी की गाइडलाइन है वो मिनिमम फॉलो की जाती है, हम मैक्सिमम नहीं करते हैं। अच्छा दूसरी तरफ आ जाए सीएसएस। अब सीएसएस में जो जितना भी टोटली वो सारा क्रिएटिव काम है। अच्छा हमारी 14 ईयर या 16 ईयर्स एजुकेशन में एक सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको एग्जांपल क्लियर करता हूँ।
अब आपने टेंस याद किए होंगे, फेल हाल मुतलक, फेल हाल मुजारा, हालांकि सीएसएस में ये नहीं बिल्कुल नहीं चलता। हाँ, एक बच्चे ने अगर उसको इंग्लिश टू इंग्लिश याद किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ, उसको टीच करता हूँ कि यार व्हेन एवर वी वांट टू गिव द इंट्रोडक्शन और डिस्कशन वी आर सपोज टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब उसके जहन में बैठ गया कि यार लॉन्ग एसे का इंट्रोडक्शन आ गया, मेरे पाक अफेयर का आ गया, मेरे एवरीडे साइंस का आ गया, तो वो हमेशा किसमें लिखेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और वो पहले उर्दू में सोचेगा यार फेल हाल मुतली, फेल हाल मुजारा। तो बेसिकली क्या है कि हमारे जो एजुकेशन के अंदर जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट है। हमारे पहले वाली जो इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, इंग्लिश 3, उन्होंने अपने हिसाब से देखा कि यार इसमें बच्चे में ये भी चीज़ हो, ये भी हो और ये भी हो। दूसरा जो चेकिंग क्राइटेरिया है, यूनिवर्सिटी है, हम बच्चे को 100% इंग्लिश के मुताबिक नहीं चेक कर रहे होते, कोई 2, 4, 10, 15, 20 गलतियों के ऊपर भी वो बच्चा फिर भी अच्छे मार्क्स ले लेता है। लेकिन सीएसएस है, सीएसएस में आपकी इंग्लिश में अगर ग्रामेटिकल एरर है तो आप फेल है। प्रेसी की बात कर लूँ, प्रेसी वाला पेपर है, आपकी 3 से ज़्यादा गलतियाँ तो आप फेल हैं। तो जब तक ये सीएसएस की इंग्लिश में आपकी बिल्कुल ग्रामेटिकल एरर 0 ना हो, उतनी देर तक आप बैठ नहीं सकते। यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, हमारा आपकी 10 गलतियाँ, आपकी 15 गलतियाँ, आपकी 50, यू कैन ईजिली गेट 3.5 CGPA। तो ये हमारा मेन जो सीएसएस और इसमें फ़र्क है। अच्छा सर, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इंग्लिश एसे की, तो तैयारी किस तरह करें, किस तरह की टेक्निक्स अपनाएं कि हमारा पेपर अच्छा हो जाए? और इसके साथ साथ मैं चाह रहा था कि आप स्टडी प्लान भी बता दें बच्चों को। अच्छा, अब ऐसे की बात, अब जो मेरे पास, चूँकि सीएसएस को मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 12 साल से, मेरी बुक भी है इंग्लिश ऐसे के ऊपर टॉप 30 ऐसे पिछले 12 साल से मार्केट में में आपको उसके माशाल्लाह को 15-16 के करीब एडिशन आ भी चुके हैं। ज़बरदस्त। तो उसमें भी मैंने यही बातें लिखी हैं कि ऐसे के अंदर सबसे पहले अपने इंग्लिश इंप्रूव करें। इंग्लिश में आप क्या करें कि आप फर्स्ट मंथ अपना फिक्स कर लें कि यार फर्स्ट मंथ में मैंने अपने टेंसेस, मैंने अपने पैसिव, मैंने अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैंने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच, मुझे आता है वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है, आपके और अच्छे हो जाएंगे। मुझे नहीं आता तो मुझे बेसिकली गलती किस चीज़ की होती है, अच्छा जी आपने फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक नहीं यूज़ की, अच्छा गलती किस चीज़ की आई, आपने पैसिव ठीक नहीं यूज़ किया, अच्छा गलती किस चीज़ की आ रही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ नहीं किया, अच्छा पार्ट्स ऑफ स्पीच में अच्छा ए कहाँ पे यूज़ करना था, द कहाँ पे यूज़ करना था, ये वाली चीज़। नंबर 1 आपकी लैंग्वेज। अच्छा, अभी इसका हमें कैसे पता चलता है, सीएसएस की हर साल एक रिपोर्ट आती है, एग्जामिनर की रिपोर्ट। वो एग्जामिनर ने पूरे जितने भी पेपर्स चेक किए होते हैं इंग्लिश के, इस्लामियात के, वो एक रिपोर्ट देता है। हर रिपोर्ट में अभी लेटेस्ट जो 2018 तक आई है, 16 की आई थी, 18 की आई है, तो उसमें भी वो एक ही बात बार बार करता है कि स्टूडेंट की लैंग्वेज, 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 लिंग्विस्टिक, आपकी ग्रामर, ग्रामर में क्या, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ही नहीं ठीक। तो मेरे पास जो 90% बच्चे आते हैं और इससे भी ज़्यादा, उन वो कहते हैं मुझे पहले दिन आता है, अच्छा इंग्लिश आती है, हाँ जी आती है, कितनी ज़्यादा या थोड़ी थोड़ी, तो इंग्लिश में ज़्यादा थोड़ी नहीं होती। इंग्लिश में ये होता है कि आपको वो चीज़ आती है, ठीक है, अगर नहीं आती तो उसको पढ़ ले, तो थोड़ी ज़्यादा उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अच्छा, दूसरा जो है हमारी गाइडलाइन का इशू है। हम बेसिकली गाइडलाइन वहाँ से लेते हैं, जिस तरह यूजली बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पे जो बेचारा सीएसएस जो 3 दफ़ा फेल हो जाता है वो हमारा मेंटोर होता है। अच्छा, तो बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वो एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से ले, वो ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि बाकी सब्जेक्ट भी। देखिए मुझे अगर आप किसी सीएसपी से भी लेंगे गाइडिंग, मुझे इशू नहीं है, वो बेचारा 1 साल करता, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी होती, बड़ी अच्छी बात है, हमें भी उसको इज्जत करते हैं। लेकिन शायद वो दूसरे साल दे तो शायद वो इंग्लिश का पेपर भी ना पास करे। एक टीचर, उसके पास एक बैकग्राउंड होता है 10-20 ईयर्स, उसके पास एक नॉलेज होता है, उसके पास एक चीज़ें होती हैं, उसके पास स्टूडेंट के कॉमन इश्यूज होते हैं। तो ज़्यादातर मैंने बच्चों को देखा है कि वो चेकिंग के लिए उस जगह पे पहुंचते जिस बंदे के ठीक ऐसे तो पास किया होता है, लेकिन उस बेचारे का बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं होता, ओवरऑल कॉन्सेप्ट देख लेता है। तो बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करना है तो किसी अपने सब्जेक्ट इंग्लिश का, तो उसका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उसके पास है। पाक अफेयर है तो आप उसके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास है। अच्छा, जेंडर स्टडीज़ है तो उसका आप, कुछ सब्जेक्ट इस्लामियत है जनरली आप खुद तैयार कर सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी है तो वो आप खुद तैयार कर सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़ हो गई आपकी ग्रामर की और ये वाली चीज़ है। सेकंड हो गया आपकी गाइडलाइन। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है आपकी प्रैक्टिस। अब मैंने सीएसएस करना है तो कम से कम 12 to 15 लॉन्ग ऐसे, 12 से 15 लॉन्ग ऐसे, और वो उस बंदे को चेक करवाएं जिसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है। जिस तरह मेरी आप बुक है टॉप 30 ऐसे, उसमें मैंने तकरीबन 30 के करीब ऐसेस लिखे हैं। तो उसमें से हर साल 2020 में आप देख लें 2 ऐसे आए हैं, 2019 में देख लें 3 ऐसे हैं, पीछे आप चले जाएं पीएमएस आप ले लें 2019 का, इससे पीछे जितने भी हैं, तो मेरी बुक में से 1-2 ऐसे आए हैं।
तो ये एक आप लोगों के लिए मटेरियल है जिसमें मैंने स्टूडेंट के स्टार्ट के अंदर 8-10 पेजेस उनके बेसिक इश्यूज वो क्या होते हैं। उसके बाद तीसरी जो चीज़ है, आप 10 से 15 एसेस लिखें हैं, लेकिन वहाँ पे उसको असेस करवाएं जहाँ पे आपको उसका सही फीडबैक हो। मैंने अक्सर देखा बच्चा कहाँ पे फेल होता है, जहाँ पे उसकी आउटलाइन ठीक नहीं होती। आपका 99% जो होता है वो आउटलाइन पे है। पहले मैं होता था बच्चे को यार पूरा ऐसे लिख के ले आना, आउटलाइन खराब, सारा उसका आगे खराब, मैं चेक करी जा रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ पहले आउटलाइन, उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट है बॉडी पैराग्राफ। इंट्रो कंक्लूजन को ना आप टच करें। बॉडी पैराग्राफ में आप उसको थोड़ा सा समझे, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, स्पोर्टिंग क्या होता है, एनालिसिस क्या आता है, और कंक्लूजन बॉडी पैराग्राफ की भी बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी ये प्रैक्टिस करें। फिर आप इंट्रो की करें। इंट्रो में आप स्टार्टर अंडरस्टैंड करें, आप थीसिस स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करें, आप उसके अंदर कोई डाटा वो पुट करें। फिर उसके बाद कंक्लूजन, इसके बाद फिर आपका जो है वो एक ऐसे जो है वो आपका तैयार होता है। बिल्कुल सही सर। अगर थोड़ी सी स्टडी प्लान पे भी बात कर लें, किस तरह का होना चाहिए स्टडी प्लान? मैं जो प्रेफर करता हूँ बच्चे को, वो 8 घंटे से 10 घंटे काफ़ी होता है। उसमें 3 से 4 घंटे इंग्लिश को दें, 3-1 घंटे अपने ऑप्शनल या कंपलसरी सब्जेक्ट्स को दें, और बाकी जो 3 घंटे है वो दूसरा ऑप्शनल या आपका कंपलसरी। तो 3 से 4 घंटे इंग्लिश का। फॉर एग्जांपल 3 से 4 घंटे में क्या हो जाएगा, 1 घंटे में वो पेरो वर्ड्स ईडियम्स गो थ्रू कर लेगा, 1 घंटे में वो कई बार टीचर के पास पढ़ रहा है, आ जा रहा है, वो कर लेगा। 2-1 घंटे उसको क्या करना चाहिए, डेली लिखना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात, हमारी जो 70% बच्चे हैं वो बेचारे जब पेपर में जाते हैं तो पहले दिन पेपर में वो लिखते हैं फर्स्ट टाइम। तो बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है 70% बच्चों से कि यार आप लोग अपना फ्यूचर दाव के ऊपर आपका लगा, आपके घर वाले आपके सारे पीछे देख रहे होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो 70% हमारी जो आवाम है CSS की, PMS की, वो फर्स्ट टाइम जाके वो CSS या वहाँ पे पहली दफ़ा लिख के देखते हैं कि यार मेरी राइटिंग कैसी है। तो इसमें मतलब लिख के जो है वो प्रैक्टिस करें। हाँ, मेरी ये कि कम से कम CSS PMS पेपर स्टार्ट होने से 3 to 4 मंथ्स डेली 2 घंटे, और कम से कम आप 12 से 15 लॉन्ग ऐसे, 15 लॉन्ग ऐसे एक ऐसा मटेरियल है वो आपका, बाकी फॉर एग्जांपल आपका मीडिया नहीं आया, सोशल मीडिया आ गया। अच्छा, आपका डेमोक्रेसी नहीं आया, आपके फ्यूचर आ गया। आपका CPAC के ऊपर नहीं आया, आपको रीजनल बेनिफिट्स आ गया। आपके पॉवर्टी पे नहीं आया, उसके रूट कॉज पे आ गया, पॉवर्टी एलिवेशन पे आ गया। तो 15 ऐसे में इतना मटेरियल होता है कि अनसीन भी है तो यू कैन इजीली टैकल इट। बिल्कुल ठीक सर। इसी तरह अगर इंग्लिश प्रेसिव पे भी बात कर लें आप, तो वो भी 100 नंबर का होता है। हाँ जी। अच्छा, बच्चों का ये होता है, बड़ी यहाँ पे अहम बात है, कुछ बच्चे जो ऐसे में फेल हो जाते हैं वो अगले साल ऐसे पे फोकस करते हैं और प्रेसी में फेल हो जाते हैं। जो प्रेसी में फेल होते हैं वो बेचारे अगले साल प्रेसी में फोकस करते हैं और ऐसे में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को मेरी एडवाइस है कि यार दोनों पे इक्वल। फॉर एग्जांपल आपका ऐसे का पेपर पास हो गया तो अगले साल ये नहीं कि आपने ऐसे के पेपर पे फोकस नहीं करना है, ऐसे और प्रेसी के ऊपर आपने दोनों इक्वल करना है। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरे, तो कम से कम प्रेसी जो है, प्रेसी में ये है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल है जाहिद अशरफ के नाम से, सही। तो वहाँ पे मेरा लेक्चर भी है हाउ टू स्टार्ट CSS PMS, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है हाउ टू डेवलप योर वोकेबलरी। तो जो भी बच्चा जो कहता है मेरी बेसिक्स ठीक हो गया 1 मंथ, उसके बाद मेरा जो दूसरा कोर्स में जो बच्चे को ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ और यहाँ पे लाहौर में भी मेरी क्लासेस होती हैं, तो दूसरा जो मेरा स्टेप होता है हाउ टू डेवलप एक्सप्रेशन एंड वोकेबलरी। अच्छा, एक्सप्रेशन एंड वोकेबलरी क्या होता है? एक बच्चा लिख रहा है यूनिवर्सिटी लेवल का या ग्रेजुएशन लेवल का, अब उसने आना CSS की तरह। अब चूंकि CSS में वो मैट्रिक इंटरमीडिएट वाला आपका नहीं चलेगा। हाँ, दूसरा यहाँ पे अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर वोकेबलरी हाई फाई होनी चाहिए या सिंपल। मेरी रिक्वेस्ट है जिस तरह डॉन के अंदर एक सिंपल सी वोकेबलरी यूज, सिंपल क्या है, मसलन एक वर्ड है आपका एमेलिरेट आ गया, आपका एक वर्ड बिरेफ्ट है, एक वर्ड आपका आगे बोल्स्टर है, एक आपका वर्ड, मसलन ये 3-4 वर्ड अगर आप ऐसे में यूज़ करें तो आपकी एक अच्छा पैसेज कंसिडर होगा। ये तो हो गया आपकी हाउ टू डेवलप वोकेबलरी, मैंने वो सारी टेक्निक बताई है। CSS का जो एग्जामिनर है वो आपको 4 जो है इसमें 4 जो है वो मेजर्स करता है वो चीज़ें। सबसे पहले आपका नॉलेज, मसलन उसने पूछा था आपसे ऐसे ग्लोबल वार्मिंग, तो आप वहाँ पे पॉवर्टी लिखा है, सबसे पहले नॉलेज। सेकंड आ जाता है उसमें जो CSS का एग्जामिनर मेजर करता है वो आपका आ जाता है ग्रामर। ग्रामर में आपका सेंटेंस, ग्रामर में आपका एक्टिव, पैसिव, पंक्चुएशन। अच्छा, थर्ड जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसमें आ जाती है आपकी वोकेबलरी। वोकेबलरी से मुराद है थोड़े से अच्छे वर्ड्स, वो वाले वर्ड जिसका उर्दू से इंग्लिश में नहीं बल्कि आपने इंग्लिश टू इंग्लिश है, वो मैंने आपको बताया भी है कि वो यूट्यूब पे आप देख लेंगे, मेरा जाहिद अशरफ के नाम से यूट्यूब का चैनल है, हाउ टू डेवलप वोकेबलरी। और जो फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाउ टू डेवलप कनेक्टिविटी बिटवीन द आइडियाज़, कि एक पैराग्राफ के अंदर आपने अगर 5-6 या 7-8-10 सेंटेंस लिखे हैं, उनकी आपस में कनेक्टिविटी कैसी है। तो पेपर में ये 4 चीज़ों के ऊपर वो एग्जामिनर आपको मेजर करता है।
अच्छा, प्रेसी का बता रहा था आपको, तो प्रेसी स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, अपनी वोकेबलरी बिल्ड करते हैं। उसके लिए जो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, डॉन के एडिटोरियल, उसको आप पढ़ के 3 दफ़ा, उसके बाद उसका वो प्रेसी बनाएं, और उसके बाद जो सबसे अच्छी टेक्निक है वो CSS के पास पेपर 1990 से आप स्टार्ट हो और 2020 तक रोज़ाना चेक करवाएं किसी टीचर से, उसका फीडबैक लें। सिमिलर अप्रोच है आपकी कॉम्प्रीहेंशन के लिए, उसके भी 20 ईयर्स का है। अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है आपकी पेरो वर्ड्स, ईडियम्स, और ये जो आपके हैं यहाँ पे बच्चे फॉर एग्जांपल पेपर में आ जाते हैं एक पेरो वर्ड एबल, वो कहते हैं ही इज़ एन एबल टीचर, बच्चे के 0 मार्क्स हैं। तो जब भी आपने एबल लिखना है तो आपने 2 से 3 सेंटेंस ऐसे बनाने हैं जिसमें सिचुएशन क्लियर हो। मतलब नहीं उसका देना कि एबल मीन्स ही इज़ कैपेबल, नहीं। आपने कहना है कि एबल है तो उसके अपने 2 से 3 एक ऐसा सेंटेंस के अंदर सिचुएशन क्रिएट करनी है। ये सेम टेक्निक पेरो वर्ड्स, सेम टेक्निक आपकी ईडियम्स, और सेम टेक्निक आपकी पेरो वर्ड्स में। एक ये टिप्स है। दूसरी टिप थे आपके पेपर में आती करेक्शन, करेक्ट एनी 5। बच्चा क्या करता है 8 लिख देता है, करने 5 होते हैं, वो कितने कर दिए उसने 8। अब एग्जामिनर क्या करता है 5 के नीचे लाइन लगाते, निचले 3 वैसे ही क्रॉस कर देता है। हो सकता है वो 3 आपके ज़्यादा ठीक हो। तो आपने करेक्शन में, आपने पेरो वर्ड्स में, आपने ईडियम्स में, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, आपने पैसिव के, तो जितने भी वो कहता है करेक्ट एनी 5, तो आपने सिर्फ वही 5 करने हैं, 6, 7, 8 को आपने नहीं करना। तो ये आपके पेपर B के लिए टेक्निक। बिल्कुल ठीक सर। मैं चाह रहा था कि आप अपने जो ऑनलाइन आपकी एकेडमी है, इस वक्त तो ऑनलाइन चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, उसका नाम वगैरह बता दें, तारुफ थोड़ा सा बता दें हमारे व्यूअर्स के लिए, और अपनी किताबों के नाम 1 बाय 1 बता दें। मेरा CSS का जो पेज भी बना हुआ है, एक मेरे नाम से भी बना हुआ है CSS विद सर जाहिद अशरफ। एक मेरा पेज बना हुआ है फेसबुक के ऊपर CSS एस्पिरेंट अपॉर्चुनिटी, वो मैं लिंक भी इनसे शेयर कर लेता हूँ। दूसरा मैं मॉर्निंग के अंदर पढ़ाता हूँ पटियाला हाउस और लॉरेंस रोड के ऊपर। पटियाला हाउस गवर्नर हाउस लाहौर में इसके साथ है, और लॉरेंस रोड भी जेल रोड के ऊपर है। मॉर्निंग मेरी वहाँ पे क्लासेस होती हैं, इवनिंग में मेरी अकबर चौक पे होती हैं, वहाँ पे मैं CSS को पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं दिन में, मंडे टू फ्राइडे, और वीकेंड वाली है जो बच्चे जॉब्स वगैरह करते हैं, मैं नंबर भी इनको दे देता हूँ। प्लस मेरी बुक्स हैं कुछ जो मार्केट में पिछले 10-12 साल से हर बच्चे के पास है। एक तो मेरी सबसे जो फेमस बुक है वो टॉप 30 ऐसे है, किसी भी बच्चे के पास आप देखेंगे तो टॉप 30 ऐसे। एक मेरी इंग्लिश प्रेसी की थी, वो भी 2010 में आई थी, 2009 के अंदर मेरी टॉप 30 ऐसे। अभी मैंने रिसेंट लिखी है टेक्निक्स फॉर इंग्लिश प्रेसी। और इसके अलावा मेरी जो बुक्स हैं वो इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के ऊपर है, इस्लामियत के ऊपर है, और बिज़नेस कम्युनिकेशन स्किल। यूट्यूब का मेरा चैनल है, अगर आप यूट्यूब पे लिखें जाहिद अशरफ तो वहाँ पे CSS के जितने भी आपके टॉपिक है तो वहाँ पे है। तो जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं वो मोबाइल नंबर मैंने इनको दे दिया शोएब को, तो इससे रब्ता करें। इसके अलावा इसके अलावा मेरी वेबसाइट भी है zahidashraf.com, तो वहाँ पे भी मेरा मटीरियल ज़रूर सर। कोई आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को? मैं जी CSS को डिफ़ाइन करूँगा 2 अल्फाज में कि CSS इज़ द एग्ज़ाम ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। 2 लफ्ज़ हैं, मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। अब प्लान में आपने करना है कि यार 4 to 5 मंथ्स काफ़ी है आपके लिए। अच्छा, उसके बाद मैनेजमेंट इसको कैसे करना है कि एक दिन के अंदर मैंने उसको 8 घंटे, फॉर एग्जांपल इस्लाम में आता है, मैंने एक कॉन्सेप्ट करना था 3 घंटे, वो मेरा 10 मिनट में हो गया, वेल एंड गुड। अच्छा, इस्लामियत के लिए जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं आप उसके लिए 10 दिन रखें। इंग्लिश 4 to 5 मंथ्स साथ चलाएं, और हर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स है 10 डेज आप करें, तो आप ही आराम से 3 से 4 महीने में ये होगा। 1 से 2 महीने में उसको रिवाइज करें, और लास्ट मंथ में उसके दोबारा जो उसको सेकेंड या थर्ड उसके रिवीजन करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन CSS के बारे में एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ले चुके होंगे। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।